हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे आप सभी? एकदम बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के, खूब जी जान लगा करके मेहनत कर रहे होंगे। मैं आपका प्यारा एसएम सर आ गया हूं प्रयास हिंदी मीडियम के लेक्चर नंबर 4 में फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक मोल संकल्पना का लेक्चर 4 लेकर के, मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 4 लेकर के। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे जिसमें आज के क्लास का हमारा लक्ष्य, हमारा गोल देखेंगे और फिर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आखिरी क्लास में मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ाए। एक तो रस समीकरण मिति, दूसरा सीमांत अभिकारक, तीसरा प्रतिशत लब्धि और चौथा आपको प्रतिशत लब्धि और प्रतिशत शुद्धता। ये 4 टॉपिक कराए। कुछ एक सवाल होमवर्क में दिए थे, उनको डिस्कस कर लेंगे होमवर्क में यहाँ पे, है ना। हाँ, और बाकी आगे फिर हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। लास्ट टॉपिक जो था, लास्ट के 4 टॉपिक जो हमने आखिरी क्लास में पढ़े वो इंपॉर्टेंट है सर। पता है क्यों? क्योंकि उनसे पर्टिकुलर टॉपिक में सवाल आए चाहे ना आए, पर ये आपस में इंटर रिलेट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि देखो, क्रमागत अभिक्रिया और समानांतर अभिक्रिया, ये पूरे के पूरे टॉपिक को ना मैं रखना चाहूं तो रस समीकरण मिति में रख सकता हूं। मतलब रस समीकरण मिति के अंदर क्या क्या आ गया, तो रस समीकरण मिति के अंदर एलआर आ गया, सीमांत अभिकारक, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज शुद्धता आ गया, प्रतिशत शुद्धता आ गई इसमें। उसके बाद क्रमागत अभिक्रिया, समानांतर अभिक्रिया, ये सभी इसी के सेगमेंट के पार्ट हैं। तो ये दोनों चीजों को देखेंगे। फिर उसके बाद हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोले तो मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र देखेंगे। और साथ में मिश्रण पर आधारित प्रश्न, ये भी एक लिमिट, क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति का ही पार्ट है, पर इसमें सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। इसके कुछ सवाल देखेंगे, सवाल करने वाला टॉपिक है। और अंत में पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। खूब सारे इसके साथ होने वाली है, बढ़िया बढ़िया टॉपिक के साथ। और आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, बीच बीच में हम कुछ 1-2 पीवाईक्यूज भी करते रहेंगे जो रिसेंट ईयर में आया है। इस चीज को क्या बोलते हैं सर? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं बीकर। ये भी एक केमिस्ट्री का apparatus है जो केमिस्ट्री लैब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, सब्जेक्ट सीख ही रहे हैं, सवाल सीख ही रहे हैं, जेई में फोड़ ही रहे हैं, और साथ में प्रैक्टिकल बातें भी सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैंने आपको लास्ट क्लास बोला था करवाऊंगा, उसको देख लेते हैं। 20 ग्राम 50% शुद्ध सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया 80% इतने ग्राम शुद्ध H2SO4 के साथ कराई जाती है। ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करेंगे? प्रतिशत शुद्धता का सवाल है, ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला काम है कि अभिक्रिया लिख लो, संतुलित अभिक्रिया। तो NaOH जो कि एक क्षार है, ये अभिक्रिया कर रहा है H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और ये एक लवण सॉल्ट बना के देगा Na2SO4 और साथ में H2O और साथ में H2O। तो ये हो गई अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया संतुलित है? नो सर, अब हो गई अभिक्रिया संतुलित। अब देख लो अभिक्रिया संतुलित है क्या? हाँ सर, अभिक्रिया अब संतुलित है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इस अभिक्रिया की, तो इस अभिक्रिया में गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों का द्रव्यमान दे रखा है, और जब कभी भी द्रव्यमान दे रखा है मतलब W दे रखा है। कितना? तो 50%। 20 ग्राम का 50% कितना होगा सर? तो असलियत में NaOH का द्रव्यमान 10 ग्राम ही है, और H2SO4 का द्रव्यमान इतना का 80%, मतलब 20% कम। इसका 20% कम मतलब 6.125 और 6.125, ये 10 और 10 20% हो गया, मतलब 12.25। यही हुआ क्या? इसमें से 12.25 माइनस करेंगे, 80% निकाला है मैंने अपने तरीके से, आप अपने कैलकुलेटर वाले तरीके से निकाल लो, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। W आ गया दोनों का। W आने के बाद हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। इसका मोल कितना हो गया? 10/40। इस मतलब मोल हो गए कैसे? दिया गया भार बटे मोलर भार। इसका मोल कितना हो गया? 39 बटे दिया गया भार बटे मोलर भार, मतलब कि 98। आप पाएंगे ये आ गया कितना? 1/4, मतलब 0.25, है ना। और ये कितना आ गया सर? 0.5। अब आपको पता है सर, अभी हमें एलआर पता करना होगा। बिना एलआर का खेला नहीं हो सकता। एलआर ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को वापस से हम रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग देंगे, और यहां पे इसका रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग देंगे तो 0.25/2 और ये 0.5/1। इसको कैलकुलेट करने की, लिखने की आवश्यकता नहीं है सर। लिख के क्यों अपना स्पेस खराब करें? क्योंकि हमें कैलकुलेशन तो अंत में इसी पद से करनी है ना।
तो क्या बोला मैंने, Lr वाले पद के लिए NaOH के लिए हो जाएगा 0.25/2, ये NaOH वाला रेशियो आएगा, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 0.5/1। पूरी दुनिया ये बता सकती है कि E वाला नंबर छोटा है, E छोटका है, और छोटका है तो यही क्या हो जाएगा आपका सीमांत अभिकारक। तो मैंने इसके आगे लिख दिया लिमिटिंग रिएजेंट, जो भी उत्पाद बनेगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब देखो गलती क्या होती है, अगर मान लो तुमने अभिक्रिया में एसिड पहले लिखा होता, बेस बाद में लिखा होता, और तुम सीमांत अभिकारक लगाते ही नहीं, तो तुम क्या करते, इस एसिड के हिसाब से प्रोडक्ट बना देते और आंसर गलत आ जाता। सीमांत अभिकारक के हिसाब से तुमने प्रोडक्ट बनाया नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे सवालों में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसे सवालों में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और सीमांत अभिकारक जरूर निकालेंगे। याद रखना, जहां रिएक्शन आया वहां आपको दिया हो चाहे ना दिया हो, सीमांत अभिकारक जरूर निकालें। ठीक है सर, तो मेरा सीमांत अभिकारक ये है, मतलब ये शून्य हो जाएगा रिएक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा सर, शून्य हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर 0.25 मोल क्रिया किया है तो इसके कितने मोल क्रिया करेंगे, तो सर 2 से करता है 1 से करेगा 1/2, तो 0.25 से करेगा 0.5 पहले था, रिएक्ट कर जाएगा 0.25/2। मतलब ये रिएक्ट किया हुआ लिखना होता है सर, हमें जो रिएक्ट कर जाएगा उसका मान लिखना होता है माइनस में, तो इतना कम हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल, ये कितना कम हुआ इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, हमें तो प्राप्त Na2SO4 के मोल ज्ञात करने हैं। बेटा अगर ये 0.25 है तो Na2SO4 का मोल कितना प्राप्त होगा, तो 2 से 1 बनता है, 1 मोल से 1/2 बनेगा, और 0.25 से 0.25/2 दैट इज 0.125 मोल। जिन भी बच्चों का यह आंसर था वो सही है, इसी को 1/8 भी लिख सकते हैं सर, दोनों ही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये भी एक सिंपल सा सवाल है, 20 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 20% शुद्ध। ये शायद करवा रखा था, ये रिपीटेड सवाल था, इसको करवा रखा था, तो रिपीटेड है, ऑलरेडी सॉल्व्ड है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। इस सवाल की मैंने तारीफ की थी क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, और धोखाधड़ी वाला सवाल है। कह रहा है कि अपने पास 500 ग्राम 80% शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट है, और 500 ग्राम 80% शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट, देखो मैं यहां पे सैंपल बना देता हूं, ये सैंपल है मेरे पास, सैंपल में मेरे पास 500 ग्राम है। इस 500 ग्राम को 2 हिस्से में बांटा, एक में तो CaCO3 है जो कि अंग्रेजी में प्योर कहते हैं, शुद्ध कहते हैं, ठीक है, और ये कितने ग्राम है, तो 400 ग्राम, 80% 500 का 400 ग्राम होता है। और अपने पास अशुद्धि है, अशुद्धि कितनी, तो बाकी बची हुई अशुद्धि हो गई, तो अशुद्धि हो गई 100 ग्राम। बोलो बात समझ में ही आया ना, ठीक है सर। अब कह रहा है जिसमें अशुद्धि अक्रिय है और द्रव्यमान तक गर्म करने पर बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान होगा। अच्छा, जिसमें अशुद्धि अक्रिय है और नियत द्रव्यमान है ना, नियत द्रव्यमान तक गर्म करने का मतलब है जितनी भी गैस है सब उड़ा दो, पानी है पानी को भी उड़ा दो। नियत द्रव्यमान का मतलब ये होता है जो भी चीज गैस बन के उड़ सकती है, जो भी चीज वाष्पशील है सबको उड़ा दो, उसके बाद जो बचे वो नियत द्रव्यमान की बात होगी। तो नियत द्रव्यमान तक इसको गर्म करने पर बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान ज्ञात करना है। सवाल तो सिंपल ही है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अभिक्रिया लिखना पड़ेगा सर। कैल्शियम कार्बोनेट जब क्रिया करता है गर्म करने पर तापीय विघटन करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए W आपको बताया कितना है, निकाला था हमने 400 ग्राम, ये अभी कुछ भी नहीं था। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 400/100 दैट इज 4 मोल आ गए इसके। बेटा अगर इसके 4 मोल हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 4 मोल बनेगा, CO2 भी 4 मोल ही बनेगा, CO2 भी 4 मोल ही बनेगा। बेटा 4 मोल CO2 गैसीय अवस्था में है तो उड़ जाएगा, अपने पास बचेगा केवल 4 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। अब 4 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात करना है सर, बहुत बड़ा 30 मार्क खान वाला काम तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस लगाना नहीं है, सिंपल। W कैल्शियम कार्बोनेट की बात, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, दिए गए मोल इंटू मोलर भार आप ज्ञात करेंगे तो ये आ गया 224 ग्राम। अब आप में से कुछ बच्चे यहीं पे उछल पड़ेंगे, बोलेंगे 224 आंसर, पर ये गलत है सर। ठीक है,
आपका कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बचा, कैल्शियम ऑक्साइड 4 मोल आया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड 224 ग्राम आया। लेकिन सर अशुद्धि भी तो है, अशुद्धि कहां गई, अशुद्धि कहां गई सर, अशुद्धि भी उसी पात्र में है। जैसे मान लो इस बर्तन में गर्म करना चालू किया है ना, इस बर्तन को हमने गर्म करना चालू किया, इसमें ये मान लो आपका अशुद्धि है और बाकी ये अशुद्धि है और बाकी ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो गर्म होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, पर अशुद्धि तो वहीं पड़ी रहेगी सर, अशुद्धि के साथ कुछ नहीं होना। तो इसका भार प्लस अशुद्धि का भार मिला के आंसर होगा। तो इसका सही आंसर इस सवाल का, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 324 ग्राम। जिन बच्चों ने ये आंसर टिक किया उनको ढेर सारी बधाइयां। आगे बढ़ते हैं सर, फटाफट आ जाओ। आज का अपना पहला टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक क्या है सर, क्रमागत अभिक्रिया। क्रमागत अभिक्रिया को अंग्रेजी मीडियम के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इसको क्या लिखते हैं सर, अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्या लिखा जाता है सर, सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन बहुत ही सिंपल इसका मतलब होता है, बहुत ही साधारण सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम जीवन में जैसी चीजें आपको देखने को मिलती है उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। मान लो आज दोपहर में मेरी क्लास के बाद आप रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, तो रोटी और चावल जो है बेटा वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब कई सारी अभिक्रियाओं के बाद आपको क्या मिला है, रोटी। कैसे, तो अभिक्रिया क्या थी, सबसे पहले किसान होगा, उसके पास एक खेत होगा, खेत की सिंचाई, जुताई, बुवाई, इन सबको करने के बाद इसमें उसने क्या बोई होगी सर, इसमें उसने गेहूं की फसल बोई होगी, है ना, इसमें उसने गेहूं की फसल बोई सर। गेहूं की फसल बोने के बाद फिर इसकी कटाई की गई, गेहूं की फसल की क्या की गई सर, कटाई। कटाई करने के बाद गेहूं की क्या की गई सर, पिसाई। पिसाई करने के बाद हमें क्या मिला सर, आटा। आटा को अपनी माता जी ने या जो भी घर में आपके खाने बनाता है उसने क्या किया सर, उसने रोटी में तैयार किया। ये भी एक क्रमागत अभिक्रिया है, बस इस अभिक्रिया को हम पढ़ते नहीं हैं तो हमें लगता है कि अरे क्रमागत अभिक्रिया बहुत ही खतरनाक चीज होगी। अब क्रमागत अभिक्रिया का बेसिक कॉन्सेप्ट ही इसी में छुपा हुआ है कि सर एक अभिक्रिया का जो उत्पाद है वो अगली अभिक्रिया में अभिकारक के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अंग्रेजी में बोलूं तो एक अभिक्रिया मतलब रिएक्शन नंबर 1 का जो प्रोडक्ट है, रिएक्शन नंबर 1 का जो प्रोडक्ट है वो रिएक्शन नंबर 2 में रिएक्टेंट की तरह, अभिकारक की तरह लिया जाएगा, और रिएक्शन नंबर 2 का प्रोडक्ट रिएक्शन नंबर 3 में अभिकारक की तरह, 3 का 4 में अभिकारक की तरह, 4 का 5 में अभिकारक की तरह। ये होता है क्रमागत अभिक्रिया। मतलब पहली अभिक्रिया का उत्पाद दूसरी अभिक्रिया में, यदि पहली अभिक्रिया का उत्पाद दूसरी अभिक्रिया में अभिकारक के तौर में प्रयोग हो तो उसको हम सीक्वेंशियल रिएक्शन या क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं। बात फंडे क्लियर होंगे सर इसके बाद। अब आपको समझ में आ गया करना क्या, मतलब एक अभिक्रिया से उत्पाद ले लेंगे, उसको दूसरे अभिक्रिया में ले लेंगे, फिर उसको तीसरे अभिक्रिया में ले लेंगे, फिर उसके वाले को चौथे, ये एक के बाद एक सीक्वेंस बनता जाता है। तो इसी के लिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, ये सभी बच्चे समझते हैं, इसी के लिए ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, समझने के लिए दी बेस्ट एग्जाम्पल मैं इसको मानता हूं सर। चलिए आगे आते हैं। एक लाइन लिखी है, आप अपनी कॉपी पे हेडिंग तो डाल ही लेंगे, क्रमागत अभिक्रिया, और हेडिंग डालने के बाद इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे कि जब किसी एक अभिक्रिया में बना उत्पाद अगली अभिक्रिया में अभिकारक का कार्य करे, मतलब एक अभिक्रिया में बना प्रोडक्ट अगली अभिक्रिया में रिएक्टेंट का काम करे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं सर, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं सीक्वेंशियल अभिक्रिया। इसका एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, आप सभी ने 12वीं क्लास में बोर्ड के लिए एक विधि पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं संपर्क विधि। संपर्क विधि का अंग्रेजी नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या नाम होता है सर, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इस संपर्क विधि में क्या करते हैं, तो संपर्क विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम
संपर्क विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम क्या तैयार करते हैं सर, हम सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार करते हैं, H2SO4 तैयार किया जाता है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार करने की जो विधि होती है ये एक तरीके से कैसी होती है, सीक्वेंशियल रिएक्शन द्वारा। ऑलमोस्ट सभी केमिकल जो हम बनाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीक्वेंशियल अभिक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे संपर्क विधि की बात करें, आप ये एग्जाम्पल लिख लेंगे, तो संपर्क विधि में क्या होता है, सबसे पहले सल्फर को दहन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ये सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सर, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरी विधि क्या होती है, अरे दूसरी विधि क्या होती है, दूसरी विधि क्या होती है सर, तो दूसरी विधि में हम क्या करते हैं, ये जो प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड है इसका पुनः दहन करते हैं, लेकिन इस बार हम एक उत्प्रेरक वेनाडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 का इस्तेमाल करते हैं और अब ये हमें बना के देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, संतुलित भी कर लेते हैं। और तीसरी विधि में हम क्या करते हैं कि ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है SO3 है, इसमें पानी मिलाते हैं और पानी मिला के सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं सर, पानी मिला के सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार कर लेते हैं। तो ये क्रमागत अभिक्रिया है। कैसे, ध्यान से देखिए सर, ध्यान से देखिए। पहली अभिक्रिया का उत्पाद, जो भी उत्पाद है उसको मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं। तो क्या बोला मैंने, पहली अभिक्रिया का उत्पाद ये आपका SO2 है ना, और जो भी आपका अभिकारक है जिसको हमने आगे यूज किया उसको इसी कलर से मार्क करो। तो इसका उत्पाद यहां पे देखो अभिकारक की तरह काम कर रहा है, बोलो हाँ या ना। ये यहां पे क्या था, उत्पाद था, यहां पे अभिकारक था, ठीक है सर। फिर दूसरी अभिक्रिया का उत्पाद ये है SO3, ये यहां पे किसका काम कर रहा है सर, यहां पे तो ये प्रोडक्ट का काम कर रहा है, उत्पाद है, पर यहां पे ये अभिकारक है। तो तीसरी अभिक्रिया में ये क्या बन गया सर, तीसरी अभिक्रिया में ये अभिकारक बन गया। इस तरीके से जो भी अभिक्रियाएं होंगी उन सभी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को केमिस्ट्री की भाषा में क्रमागत अभिक्रिया या सीक्वेंशियल रिएक्शन कहा जाता है। सीक्वेंशियल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अब आप समझ गए होंगे, मतलब ये कैसे अभिक्रियाएं होती होंगी। सुनना मेरी बात, जैसे मान लो एक पात्र में हमने 3 पात्र ले लिया, हमने 1 2 3 है ना, एक पात्र में हमारे पास क्या बन रहा है सर, SO2 बन रहा है। अभिक्रिया कराई, SO2 बना, इसको इसमें भेज दिया। अब ये पूरा का पूरा SO2 SO3 बना रहा है, ये पूरा का पूरा SO2 इसमें आके SO3 बना रहा है। अब ये पूरा का पूरा SO3 इसमें आके H2SO4 बना रहा है। सिंपल, मतलब जितनी मात्रा SO2 की पहले अभिक्रिया में बनी वो सारी की सारी चली जाएगी दूसरी में, और जितनी दूसरी में बनी वो सारी की सारी तीसरी अभिक्रिया में। ऐसे क्रमागत एक के बाद एक क्रमागत तरीके से हम अभिक्रियाओं को करते जाएंगे। सीक्वेंशियल रिएक्शन, फंडा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। हाँ, इसमें क्या होता है सर, अब 3 अभिक्रिया है ना, तो तीनों अभिक्रिया की प्रतिशत टिल्ड हो सकता है, तीनों अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि अलग अलग हो सकती है। तीनों अभिक्रियाओं में सीमांत अभिकारक अलग अलग हो सकता है, तो सीमांत अभिकारक, प्रतिशत लब्धि, प्रतिशत शुद्धता, इन तीनों को मिला के यहाँ पे सवाल फेंके जाएंगे। और ये सभी रस समीकरण मिति के ही छोटे और अलग अलग भिन्न भिन्न रूप हैं। नेक्स्ट आते हैं सर, एक प्रश्न, ये 3 अभिक्रिया है, ये तीनों एक साथ है। अभिक्रिया नंबर 1 ABCD लिख देता हूं, अभिक्रिया A, अभिक्रिया छोटा b, अभिक्रिया छोटा c। अब ये अभिक्रिया क्या है कि Cl2 से, देखो मैं आपको कलर करके बताता हूं, देखो पहले कलर करके करते ना, उससे समझ में ज्यादा आसानी से आएगा। अभिक्रिया क्या है सर कि हमें Cl2 से, अभिक्रिया क्या है सर, हमें Cl2 से क्या बनाना है, KClO4 बनाना है। क्या बनाना है सर, KClO4 पोटेशियम पर क्लोरेट। क्या बनाना है सर, Cl2 से पोटेशियम पर क्लोरेट बनाना है। ठीक है सर, सिंपल है, बहुत इजी। आगे चलते हैं। Cl2 से पोटेशियम क्लोरेट बनाना आसान नहीं है सर, कई सारी अभिक्रियाएं करवानी पड़ती हैं। तो 3 अभिक्रिया करवाई। सबसे पहले Cl2 को KOH के साथ अभिक्रिया करवाई, KCl और KClO बना। अच्छा आप देखो KClO बन रहा है ना, इसका मतलब ये कैसा होगा सर, ये बेस OH कैसा होगा, ये डाइल्यूट होगा, तनु होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी भी थोड़ा सी इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं, Cl2 में OH डालूं और तनु माध्यम में डालूं, तनु OH डालूं, तो ये Cl- और OCl- बना के देता है। यही Cl2 में अगर मैं OH- डालूं और सांद्र डाल दूं,
सांद्र OH माइनस, मतलब सांद्र क्षार डाल दूं सांद्रता के साथ, तो ये Cl माइनस और OCl, या OCl तो नहीं लिख पाएंगे अभी, ClO3 लिख देते हैं। ClO3 नेगेटिव बना के देता है, क्लोरेट बना के देता है। बतिया समझ में आई? ये क्या था सर? हाइपोक्लोराइट और ये क्लोरेट। तो ये दो आयन अलग अलग मिलते हैं सर, डिपेंडिंग अपॉन की सांद्रता क्या है। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट दो अभिक्रिया सर, चाहो तो साइड में लिख लो, कभी पढ़ोगे 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 तो जेई तक याद हो जाएगा। और मान के चलना मेंस और एडवांस के पेपर में ये पक्का होगा सर। 6-7 पेपर होते हैं ना किसी पेपर में 100% होगा, 100% मैं बोल रहा हूं, होगा ही सर। चलो आगे आते हैं। तो ये क्रमागत अभिक्रिया है। हम क्या करते हैं सर, मेरे पास तो बहुत बढ़िया टेक्निक है कि कलर कर लो सर। क्या कलर कर लो? एक का अभिकारक दूसरे के उत्पाद से, है ना, कलर करके पहचान लो। तो देखते हैं सर क्या होता है अभिक्रिया में। देखो सबसे पहले KClO, जो यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे क्या था सर, उत्पाद था, वो यहाँ पे अभिकारक की तरह इस्तेमाल में लिया गया। दूसरी अभिक्रिया में देखते हैं, दूसरी अभिक्रिया का उत्पाद कौन? दूसरी अभिक्रिया का उत्पाद KClO3, वो यहां पे किसकी तरह से लिया गया? अभिकारक की तरह। अब आप बोलोगे सर KCl वाह तो यहां भी है, आपके मन में एक दुविधा होगी, उसको भी क्लियर कर ही देता हूं। सर KCl तो यहां भी है, KCl तो यहां भी है, KCl तो यहां भी है, तो क्या ये क्रमागत अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है? बेटा कैसे है? KCl तो बार बार उत्पाद ही है, अभिकारक तो कभी है ही नहीं। और मैंने क्या बोला? एक अभिक्रिया का उत्पाद दूसरे अभिक्रिया के अभिकारक हो तब अभिक्रिया क्रमागत होती है। अगर उत्पाद उत्पाद बन रहा है तो अभिक्रिया क्रमागत नहीं होती है। इस बात पे गौर फरमाइएगा बरखुरदार। वाह क्या प्यारा शब्द इस्तेमाल किया तुम्हारे लिए, इतनी इज्जत तो तुम्हें किसी ने दी नहीं होगी। मिट जा भाई, और कुछ ना मिट जाए, बस बस बस, एक आध बारी और मिट जा बस। हाँ बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे अब इसमें सवाल कैसे आएंगे? तो देखो सवाल आपकी अगले पेज पे है, फिर हम इसको वापस लेके आएंगे। सवाल यह है कि KClO3 का अपने पास कितने ग्राम है? कौन सा कलर ले लिया जाए? ऑरेंज ले लेते हैं। तो KClO3 के 138 मतलब 1385 ग्राम से बनाने के लिए Cl2 की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहीं पे अभिक्रिया लिख दूं क्या? यहीं पे अभिक्रिया लिख दूं? अरे हाँ ना बोल भाई, यहीं पे अभिक्रिया लिख दूं क्या? उस साइड में लिखता हूं, गौर से देखते जाइएगा, फटाफट देखते जाइएगा। क्या क्या लिखा मैंने सुनना। सबसे पहले Cl2 की अभिक्रिया करवाई KOH के साथ, क्या मिला सर? क्या बना के दिया? आप भी अभिक्रिया लिखते रहे और आप सॉल्व करते रहे। जब तक मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं तब तक सॉल्व करो, फिर मैं सीधा सॉल्यूशन पे आऊंगा। तो ये बना के दे रहा है KCl। कोशिश तो करो भैया। KClO, तुम में से बहुत सारे लोग तो बहुत होशियार है, बहुत सारी जगह पढ़ रखा है, तो कुछ तो मेहनत करो यार, कुछ तो नाम रोशन करो अपने गांव का। हाँ Cl2 प्लस KOH है ना, ये आपको क्या बना के देगा सर? ये आपको KCl प्लस KClO प्लस H2O बना के देगा। अभिक्रिया संतुलित करूं तो यहां 2 लगाऊंगा, ये पहली अभिक्रिया। तो दूसरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी सर? दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी कि KClO आपको बना के देगा KClO3 प्लस KCl। ठीक है, इसको संतुलित करें तो यहां 3 लगाएंगे, यहां 2 लगाएंगे। फिर तीसरी अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होगा? KClO3 जो है ये विघटित होकर बनाएगा KClO4 प्लस KCl। इसको संतुलित करूं तो यहां 4 यहां 3 लगाऊंगा और अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी सर। ये है संतुलित अभिक्रिया। ये है आपकी संतुलित अभिक्रिया। अब एक्चुअल सवाल कुछ बुक्स में आप देखोगे सवाल में क्या होता है कि KClO4 नहीं KClO3 बनाते हैं, पर मैंने सवाल थोड़ा सा बदल दिया, जानबूझ के सवाल थोड़ा सा बदल दिया कि कुछ नया हो, है ना। अब इस पे सत्यापित करने मत चले जाना कि यही होता है कि क्या होता है, ये अपने मन से सवाल आपको दिया है, वैल्यूज रखी है। अब आपको देखो क्या दे रखा है, KClO3 की मात्रा दे रखी है, इसकी मात्रा आपको दे रखी है, इस वाले की मात्रा पूछ रखी है कि कितना लगेगा। तो क्या करेंगे सर? रस समीकरण मिति लगाएंगे। पहले देख लो क्या सभी अभिक्रियाएं संतुलित है? ये संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। ठीक है सर, इसका हमें W दे रखा है। क्या दे रखा है? W KClO3 कितना दे रखा है सर? तो आप बोलोगे ये 1385 ग्राम। मोलर भार KClO3 का कितना होगा सर? तो मोलर भार अगर मैं KClO3 का निकालूं
तो पोटेशियम का 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस 3 ऑक्सीजन का 48, इन सभी को जोड़िएगा तो ये आएगा 138.5 ग्राम। इसका मतलब है दिया गया भार बटे मोलर भार, मतलब यहां पे इसका मोल 10 मोल है सर। यहां पे इसके कितने मोल हैं? 10 मोल। अगर सर अब रस समीकरण नीति कैसे वाली? रिवर्स रस समीकरण नीति। अगर इसके 10 मोल है तो इसके कितने मोल होंगे? 3 गुने मोल होंगे सर। अरे भैया 3 मोल इसके होंगे तो 1 मोल बनता है, इसके 10 होंगे तो इसका 30 चाहिए होगा, तो इसके मोल अगर 10 है तो इसका मोल कितना चाहिए होगा? 30 मोल। अब प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे यहां पे 3 इंटू KClO सोच के 30 तो लिखते हैं, फिर अगर यहां पे 30 मोल की मैंने बात की KClO, ये 30 मोल KClO कहां से आया होगा सर? तो पहले अभिक्रिया का उत्पाद है, पहले अभिक्रिया में कितने KClO बने होंगे? 30 मोल बने होंगे। रस समीकरण नीति के हिसाब से अगर ये 30 मोल है तो ये भी 30 मोल रहा होगा, और ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? बोलो बात समझ में आई? यस और नो? पक्की बात? तो ये सिंपल सा सवाल था सर, इस तरीके से इसमें खेलते हैं। मात्रा ज्ञात करनी है, अगर मात्रा ग्राम में आपसे पूछ दे, अगर मात्रा ग्राम में आपसे पूछ दे तो Cl2 का भार 71 होता है, 71 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं सर, मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना, और इतने तगड़े तरीके से सिखाना कि तुम सवाल देख के डरो मत, घबराओ मत, तुम्हें रास्ता दिख जाए खुद ब खुद। तो चलना तो तुम्हें ही है सर, हमेशा से चलना तुम्हें ही है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारी जगह रास्ता चल के तय कर लेगा तो कभी मंजिल पे तुम नहीं पहुंचोगे, सामने वाला आदमी ही पहुंचेगा। ठीक है, तो मेहनत तो खुद ही करनी है सर। ये बात क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट बोलो हाँ या ना। अब कई बारी क्या होता है ना, कई बारी कई बुक्स में आपको ये सवाल अभिक्रिया बदल के मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इसको भी आप ट्राई कर लेना, इसको आप अपने से ट्राई कर लेना। उस केस में क्या होता है, मान लो दूसरी अभिक्रिया मैंने ऐसे लिख दी, KClO gives KClO4 प्लस KCl, इसको संतुलित करूंगा तो यहां पे 4, यहां पे 3। फिर तीसरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, इस बार हमने KClO4 नहीं KClO3 बना लिया। क्या बना लिया? KClO3 प्लस KCl, इसको संतुलित करूंगा तो यहां पे 3, यहां पे 4। ठीक है क्या? ये तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया, और ऑक्सीजन 12 ये आपको KClO4 को अगर गर्म करेंगे तो KClO3 बनेगा। अच्छा हाँ, फिर यहाँ पे KCl नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा सर? ऑक्सीजन बनेगा। या ये सिंपली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्या? KCl ज्यादा आ रहा है। अगर मैं इसको 4 ले लूं तो 4, हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा, है ना? हाँ, ये अभिक्रिया हो गई, इसको मिटाया मैंने, इसको ठीक से लिख देता हूँ तीसरे में। ये हो गया KClO4, यहाँ पे लगा दिया 4, 4 से ये बन गया 4, टोटल 16 ऑक्सीजन इधर, 12 इधर, तो 4 बच गए इधर। ये हो गई अभिक्रिया। इस अभिक्रिया पे भी आप रस समीकरण नीति लगा सकते हो और इस पे भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर इस अभिक्रिया में, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे टाइप का क्रमागत अभिक्रिया, बदल बदल के, है ना? बात समझ में आ गई? तो इसको भी आप ट्राई कर लेना, इसको आप घर पे ट्राई कर लेना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है कि KClO4 के इतने ग्राम बनने के लिए KCl का मान ज्ञात करें। अब KCl का मान ज्ञात करना है जब KClO4 इतना ग्राम बन रहा है। जब KClO4 इतना ग्राम बन रहा है तब हमें KCl का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अपने पास अभिक्रिया क्या थी सर? फिर से पुनः अभिक्रिया में लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले वाली अभिक्रिया जो क्रमागत आपको लिखवाई थी, प्लस KOH, 2 KOH था, ये क्या बना के देगा? KCl प्लस KClO प्लस H2O, पहली अभिक्रिया। फिर KClO3 आपको क्या बना के देगा? ये बना के देगा KClO3 प्लस KCl और यहाँ 2, और फिर अंत में KClO3 से हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था KClO4 प्लस KCl। संतुलित करूं तो यहाँ 4 और यहाँ 3, ये हो गई संतुलित अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में क्या बोला है कि KClO4 के इतने ग्राम बनाने के लिए KClO4 का 1, 3, 8, 5 ग्राम। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन
कठिन हो जाएगी, क्योंकि आपको इसका मोलर भार निकाल के इसके मोल लगाने पड़ेंगे। इसके मोल के हिसाब से KCl यहां से भी बनेगा, KCl यहां से भी बनेगा और KCl यहां से भी बनेगा। इन तीनों का भार आपको निकाल के कैलकुलेट करना है। इसको भी आप करके आएंगे। सर ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप समय दें, घर पे करें। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है समानांतर अभिक्रिया। और समानांतर अभिक्रिया को अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो हम इसको कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। क्या कहते हैं सर? पैरेलल रिएक्शन। समानांतर अभिक्रिया में क्या होता है सर? समांतर नहीं, ये समानांतर होगा। इसको भी आप सुधार ले, ये समानांतर होगा, है ना, समानांतर अभिक्रिया। इसमें क्या होता है सर? इसमें एक अभिकर्मक एक समय पे एक से अधिक अभिक्रिया कर रहा होता है। क्या बोला? फिर से रिपीट करता हूं। एक अभिकर्मक एक समय पे एक से अधिक अभिक्रिया अगर करे तो ऐसी अभिक्रियाओं को समानांतर अभिक्रिया कहते हैं। फिर से मैं बोल देता हूं कि एक अभिकर्मक, एक या अभिकर्मक या अभिकारक कह दूं, एक अभिकारक एक समय में एक से अधिक अभिक्रियाओं में भाग ले, एक से अधिक अभिक्रियाओं में भाग ले ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अभिक्रियाओं को समानांतर, ऐसी अभिक्रियाओं को समानांतर अभिक्रिया कहते हैं। समानांतर, तो आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। समानांतर अभिक्रिया कहते हैं, इसको कॉपी कर लें। ये हो गई इसकी परिभाषा, ये हो गई इसकी परिभाषा। मतलब समझ लो, प्लेट है, यहाँ पे इधर बैठा है चिंटू और इधर बैठा है पिंटू। इस प्लेट में रोटियां हैं, रोटी आपकी अभिकर्मक है। पिंटू भी उठा उठा के खा रहा है, चिंटू भी उठा उठा के खा रहा है। मतलब दो तरफ से अभिक्रिया चल रही है, दोनों तरफ से अभिक्रिया चल रही है। एक ही अभिकारक रोटी दो अभिक्रियाओं में जा रहा है, पिंटू के पेट में भी और चिंटू के पेट में भी। तो ये कैसी अभिक्रियाएं हो गई? ये हो गई समानांतर अभिक्रिया। मतलब इसका क्या होता है? समानांतर अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसका कुछ हिस्सा एक अभिक्रिया में, कुछ हिस्सा दूसरी अभिक्रिया में और कुछ हिस्सा तीसरी अभिक्रिया। अगर 3 अभिक्रिया हो रही है तो 4 हो रही है तो कुछ चौथी के लिए बच जाएगा, 5 हो रही है तो कुछ 5वीं अभिक्रिया के लिए बच जाएगा। अमूमन 2-3 अभिक्रियाओं पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं होता। आइए कुछ एक एग्जाम्पल और सवालों के थ्रू इसको देखते हैं। एक एग्जाम्पल बड़ा ही फेमस, बड़ा ही कॉमन है कि 6 मोल KClO3 निम्न समानांतर, है ना, समानांतर अभिक्रिया करता है। निम्न समानांतर अभिक्रिया करता, अभिक्रिया क्या है मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि सबसे पहले KClO3 जो है वो बना के देता है KCl + 3/2O2 और दूसरा KClO3 जो है वो क्या बनाता है सर? KClO4। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, कभी भी समानांतर अभिक्रिया लिखनी हो ना तो दोनों अभिक्रियाओं के बीच में थोड़ा सा गैप अवश्य रखें, उससे क्या होगा? आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ये KClO3 था। दूसरी अभिक्रिया क्या है कि KClO3 जो है ये बना के देता है KClO4 ++++ KCl। अगर बैलेंस करूं तो बैलेंस करने के लिए यहां पे हम क्या लगाएंगे सर? यहां पे हम क्या लगा देंगे? ये तो बैलेंस ही है ऑलमोस्ट। देखो तो KCl से KCl बैलेंस 3/2, ठीक है। ये अभिक्रिया संतुलित है। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? नहीं है सर। याद रखना, समानांतर अभिक्रिया या फिर प्रतिशत लब्धि या फिर प्रतिशत शुद्धता या फिर क्रमागत अभिक्रिया, ये सभी स्टोइकोमेट्री रस समीकरण नीति के उपयोग हैं, अनुप्रयोग हैं। तो सब में वो सारे नियम लगेंगे। सीमांत अभिकारक पता करो, पहले बैलेंस करो, फिर सीमांत अभिकारक पता करो। हाँ भैया, तो KClO3 की बात करें तो KClO3 की अगर मैं बात करता हूं तो ये टूट के ये बनता है, बैलेंस है। ये अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे 4 लगा दूंगा और यहाँ पे 3 लगा दूंगा, तो अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अब सवाल पढ़ते हैं कैसे किया जाता है। इनके सवालों को देखते हैं सर फटाफट। सवाल में कह रहा है कि यदि अभिक्रिया पूर्ण होने पर O2 के 3 मोल बन रहे हों तो KClO4 के मोल ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, मेरे पास 2 KClO3 है ना,
था और ये दो अभिक्रियाओं में जा रहा है, एक तो अभिक्रिया नंबर 1, दूसरा अभिक्रिया नंबर 2। कुछ हिस्सा अभिक्रिया 1 में जाएगा, कुछ हिस्सा अभिक्रिया 2 में जाएगा, मुझे नहीं पता है कहां पे कितना जाएगा, तो मैंने क्या किया, बोला चलो भैया अभिक्रिया 1 में जो जा रहा है उसको x मोल मान लेते हैं, तो अपने आप अभिक्रिया 2 में 6 माइनस x मोल बच जाएगा, क्योंकि कुल मोल तो 6 है सर, कुल मोल तो 6 है। तो यहां पे इसके x मोल, यहां पे इसके 6 माइनस x मोल, अरे हाँ ना बोल। अब ऊपर वाली अभिक्रिया में ऑक्सीजन बन रहा है, नीचे वाली अभिक्रिया में ऑक्सीजन नहीं बन रहा, तो ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं, तो इसके 1 मोल से इसका 3/2 मोल बनना चाहिए। तो बेटा x मोल से कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 3/2 x मोल। और सवाल में हमें दे रखा है कि एक्चुअली में जो ऑक्सीजन बना है वो कितने मोल बना है, वो बना है 3 मोल। बोलो हाँ या ना, सवाल में दे रखा है क्या, तो आप बोलेंगे सर इससे तो हमें सब कुछ मिल गया। क्या मिल गया सर, कि x जो है वो किसके बराबर है, 2 मोल के बराबर। इसका मतलब कुल जो 6 मोल थे, कुल जो 6 मोल थे, उन 6 मोल में से 2 मोल यहां पे इस अभिक्रिया में गया है और 4 मोल इस अभिक्रिया में क्रिया किया है। आपसे आगे भी सवाल पूछ सकता है, आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि इतना मोल बन रहे हैं, तो जैसे देखो ये सवाल पूछा कि KClO4 के मोल ज्ञात करें। अब KClO4 के मोल ज्ञात करने के लिए मुझे x का मान जरूरी था, x का मान मतलब इसके मोल जरूरी थे, इसके खुद के 4 मोल हैं, तो KClO4 के कितने होंगे सर, तो 4 मोल से 3 मोल बनता है, तो 4 मोल से 3 मोल बनता है, यही तो दे रखा है, तो आंसर आपका हो जाएगा 3 मोल। समझ में आ गई क्रमागत अभिक्रिया को कैसे किया। तो जो अभिकारक दोनों जगह उपयोग हो रहे हैं उनको एक को x रखा, दूसरे को कुल माइनस x कर दिया। कहीं ना कहीं एक इक्वेशन दे रखी होगी जो इस x को सॉल्व करे, उसी इक्वेशन को हमें खोजना है और उसी के इर्द गिर्द हमें काम करना है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है क्रमागत अभिक्रिया का। क्लियर है क्या बच्चों, बोलो हाँ या ना। चलो अब आगे आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है अपना मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र। इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा अंग्रेजी में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये नाम है इसका सर। ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, बिल्कुल कठिन नहीं है सर, एकदम एकदम हलवा टॉपिक है सर। अभी देखो आपको सिखाऊंगा कैसे सब समझ जाओगे। बेटा दो चीजें मैंने लिखी, सबसे पहले मैंने लिखा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूलानुपाती। क्या कहते हैं सर, मूलानुपाती। और मूलानुपाती को आप बदल के कर लो मोल अनुपाती। क्या कर लो, मोल अनुपाती। बस इस बात का ध्यान रखना, ये मोल अनुपाती सूत्र है। अपन ने थोड़ा सा बदला और इसको बोला मूलानुपाती नहीं, मोल अनुपाती सूत्र है सर। कैसे अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले फिर आणविक सूत्र की बात करते हैं। आणविक सूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहते हैं सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आणविक सूत्र की बात करें तो होता क्या है, आप पहले हेडिंग लिख लेंगे मूलानुपाती तथा आणविक सूत्र, जिसको अंग्रेजी में सीबीएसई बोर्ड वाले कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले हेडिंग डालेंगे आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपनी कॉपी पे, फिर लिखना चालू करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो क्या होता है सर, यह किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है। सिंपल, एक अणु में, जैसे जल की बात करें तो जल का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर H2O। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आप बोलोगे सर CO2। अगर मान लो मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज को आप बोलोगे सर, क्या बोलोगे बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला C6H12O6 है ना। अच्छा, ग्लूकोज से देखो याद आया कि शायद DPP1 के अंदर एक जगह है ना सुगर था और सुगर में मिसप्रिंट हो गया था, C12H22O11 के जगह शायद मिसटाइप होके 12 हो गया था, पर वो 12 नहीं 11 होता है सर। वहां नीचे लिखा हुआ था सुगर, है ना, केन सुगर लिखा हुआ था। तो अपन उतने समझदार हो चुके हैं, बड़े हो गए यार, अपन बच्चे थोड़ी है, तो ऐसी चीजों को फिर मैंने सुगर मान के किया था। 342, कुछ बच्चे परेशान थे कि सर 342 नहीं 358 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 लिख रखा है, पर एक्चुअली में वो फॉर्मूला नहीं होता है सर, है ना। तो उसमें करेक्शन यहाँ पे 358 नहीं होके वहां पे
क्या होना चाहिए सर, वहां पे ऑक्सीजन 11 मतलब 342 हो जाना चाहिए। ठीक है सर। इसकी बात करें तो ये इसका क्या है सर, ये आणविक सूत्र है, ये सभी के आणविक सूत्र, मतलब सिंपल, जैसा दिखता है वैसा उठा के चिपका दिया तो आणविक सूत्र। जैसे एग्जांपल के लिए एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल की बात करें सर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एसिटिक अम्ल की। तो आप बोलोगे सर एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, तो ये भी फॉर्मूला है आणविक सूत्र, या फिर नॉर्मली आणविक सूत्र को हम क्या करते हैं, सारे एक जैसे तत्व को एक जगह लिख देते हैं। जैसे कार्बन कितने 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4, H4O2, ये हो गया। बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला डेफिनेशन जो हमें पढ़ना है वो है मूलानुपाती सूत्र। सुनते जाना मेरी बात, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से, बड़े मजे मजे में पढ़ेंगे और आपको बड़े प्यारे तरीके से समझाऊंगा भी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। मूलानुपाती सूत्र की बात करूं तो इसको हम कहते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, और मैंने आपको शॉर्ट में बोला इसको क्या याद रखेंगे, मूलानुपाती, इंपिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र याद रखेंगे सर, मोल अनुपाती सूत्र। तो ये क्या होता है, यह किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का, धारक तो हटा दो, या किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात बताता है। सरलतम अनुपात, एकदम सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा आपको, क्या, इंपिरिकल फॉर्मूला या मोलानुपाती सूत्र। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो यहां पे मैंने यौगिक लिखा, यहां पे मैंने MF लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पे मैंने EF लिखा एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो जैसे मान लो मैंने मीथेन लिखा, यौगिक मीथेन है तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CH4। मान लो मैंने H2O2 ले लिया, तो H2O2 के साथ सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो H2O2 ही होगा, जो होता है वही लिखते हैं, पर एम्पिरिकल फॉर्मूला में सरलतम अनुपात लेते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, सरलतम अनुपात लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा HO। ऐसे ऐसे करके एग्जांपल्स और हम करेंगे अभी, तो आप इसको लिख लो पहले कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, कैसे होता है, फिर आगे हम एक दो फॉर्मूले देखेंगे और फिर हम आगे सवालों के थ्रू इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, मैं उम्मीद करता हूं आपने कॉपी कर लिया होगा। जैसे देखो यहाँ पे यौगिक है, यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे एक फंडा जिसको हमें देखना। सबसे पहले H2O2 की बात की तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, जल्दी जल्दी बताएंगे सर, एकदम तड़ातड़ स्पीड से करना। H2O2 कितना, तो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा सर, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HO। ठीक है सर। C2H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही लिख दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, CH2। फिर C6H12O6 मॉलिक्यूलर यौगिक कितना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, CH2O। देखो 6 से काट दिया सभी को, 6 से सभी कट रहे हैं। इसकी बात करूं शुगर की तो इसमें कोई कैंसल नहीं हो रहा है सर, ये ना 2 से कट रहा है ना 11 से कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा है, मतलब सभी संख्या को एक पर्टिकुलर संख्या से कटना चाहिए। इन दोनों को आप बोलोगे सर इन दोनों को तो 2 से काट सकते हैं, इन दोनों को 11 से, पर अलग अलग नहीं सर, सभी एक ही संख्या से कटनी चाहिए, तो सरलतम अनुपात ही है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C12H22O11। अब आप यहां पे देखोगे, अब आप यहां पे एक चीज गौर करोगे तो पाओगे कि सर अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला में एक नंबर n मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे, जैसे HO है इसके नीचे 2 लगा दिया तो H2O2 बन गया, दोनों को 2 भेज दिया, ले भाई तू भी रख ले, तू भी रख ले। ठीक है, अगर CH2 में हमने यहां पे 2 लगा दिया तो C2H4 बन जाएगा, दोनों को 2, इसको 2 दे दिया, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर CH2O में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया सभी में, या 2 मल्टीप्लाई नहीं 6 मल्टीप्लाई कर दिया सभी में, तो हमारे पास ग्लूकोज बन के तैयार हो जाएगा। और अगर हमने इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास यही वाली चीज आ जाएगी। ऐसे ही और भी कुछ है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं सर यहाँ पे। जैसे देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ठीक है, कुछ एक एग्जांपल आपको और ले लेता हूं। जैसे C3H8 की बात, C3H6 है ना, C4H8 इनकी बात करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C3H6 ही होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा सर, तो ये CH2 हो जाएगा। इसकी बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 हो जाएगा,
एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 हो जाएगा सर। इसमें वो N कितना है सर, इसमें वो N कितना है, तो आप बोलोगे सर इसके लिए N जो है ना CH2 के नीचे 3, इसके लिए N जो है ना CH2 के नीचे 4, तो इस तरीके से हम N निकाल सकते हैं। अब होता क्या है सर, हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की मदद से, उस कॉन्सेप्ट की मदद से याद रखना एक बात, उस कॉन्सेप्ट की मदद से हम कभी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्टली ज्ञात करने का कोई उपाय नहीं है सर, डायरेक्ट आप नहीं ज्ञात कर सकते। पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करना होगा, इस एम्पेरिकल फॉर्मूले के नीचे n पता करना होगा, तब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो पहला सूत्र जो हमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में पढ़ना है, पहला सूत्र जो हमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में पढ़ना है वो ये है सर कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के नीचे एक n लगाना पड़ेगा। तो दो बातें जरूरी है, एक तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ज्ञात करना और n का मान ज्ञात करना। इन दोनों से ही ये सवाल इसके हल होंगे। एक पॉइंट यहां पे जो आपको नोट करना है, ध्यान से सुनिएगा सर, एक पॉइंट यहां पे जो आपको नोट करना है, ध्यान से सुनिएगा सर। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी यौगिक में किसी परमाणु का प्रतिशत दे रखा हो तो उसमें द्रव्यमान प्रतिशत माने, है ना। अगर कभी भी परमाणु का कोई भी प्रतिशत दे रखा हो तो हम क्या करेंगे सर, उसे द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत ही मानेंगे। मतलब यदि परसेंटेज के बारे में कुछ ना बताया गया हो तो हम उसको परसेंटेज को क्या मानेंगे, परसेंटेज द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान का भार प्रतिशत मानेंगे सर। इस बात को गौर रखें, कुछ नहीं दे रखा तो द्रव्यमान का प्रतिशत ही है, और यही होता है, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। आगे आते हैं सर, जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि एक सवाल है, सवाल क्या है सर कि तत्वों का, देखो सुनना, इसको कर लो, ये इससे बहुत आसान हो जाएगा। तत्वों का भार प्रतिशत, एक हेडिंग जैसा ही समझ लो, यौगिक में तत्वों का भार प्रतिशत। क्या बोला मैंने, किसी यौगिक में किसी तत्व का भार प्रतिशत। तो यौगिक में तत्व का भार प्रतिशत, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट ऑफ एन एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप समझ जाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये एक आदमी है, आदमी तो बहुत प्यारा बना है, स्माइली टाइप का आदमी बना देते हैं। अब इस आदमी का मैंने बोला भैया ये जो सर है ना इसका वजन 20 केजी है और बाकी पूरे बॉडी का वजन जो है वो 40 केजी है। तो अगर मैंने बोला इस पूरे बॉडी में सर का प्रतिशत कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 20/40? नहीं सर, 20 पूरा वेट 60 × 100। अरे हाँ ना बोल भाई, सिंपल है ना सर, प्रतिशत, भार प्रतिशत। उसी तरीके से किसी यौगिक में अगर आपको भार प्रतिशत निकालना है तो याद रखना, परसेंटेज भार किसका, तत्व का, परसेंटेज भार किसी तत्व का, ये किसके बराबर होगा, तो यौगिक में तत्व का भार, यौगिक में तत्व का भार बटे यौगिक में उस तत्व का भार बटे मोलार भार या मॉलिक्यूलर भार, दोनों ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है, और × 100, क्योंकि कट जाएगा सर। अगर मोलर लोगे तो मोलर से कट जाएगा, मतलब ग्राम से कट जाएगा। अगर नॉर्मली लोगे तो यू से कट जाएगा। ये होता है आपका फॉर्मूला सर, ये होता है आपका फॉर्मूला सर। सिंपल, कैसे, एक एक सवाल कर लेते हैं। कि जैसे मान लो आपके पास एक यौगिक है, प्रश्न है कि रेखांकित तत्वों का भार प्रतिशत ज्ञात करें, भार प्रतिशत ज्ञात करें किसमें सर, निम्न यौगिकों में, निम्न यौगिकों में। ठीक है, सबसे पहला यौगिक जो है वो CH4 में कार्बन का। दूसरा, 2-3 सवाल कर लेते हैं।
CH4 में कार्बन का, दूसरा ले लेते हैं CO2 में ऑक्सीजन का, तीसरा ले लेते हैं KNO3 में पोटेशियम का, है ना। तो इसका हमें भार प्रतिशत ज्ञात करना है, सिंपल। अब याद रखना बेटा, भार प्रतिशत हमेशा फिक्स होता है, वो बदलेगा नहीं। तुम इसका 1 किलोग्राम ले लो, इसका 200 ग्राम ले लो, इसका 1000 ग्राम ले लो, भार प्रतिशत किसी तत्व का किसी यौगिक में कभी बदल नहीं सकता। एक बारी जो आया वही होगा सर। तो ये भार प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहले कार्बन का, तो परसेंटेज कार्बन कितना हो जाएगा सर? तो W कार्बन बटे मोलर मास, है ना, मोलर मास ऑफ CH4। अब W कार्बन कितना है? तो आप बोलोगे कि सर अगर इसका 1 मोल मान लिया करना, कभी भी ऐसी चीजें निकालनी है तो 1 मोल मान लो इसका। 1 मोल अगर इसका है, कुछ भी दिया हो सवाल में, 15 ग्राम दिया हो, 200 ग्राम दिया हो, तुम 1 मोल मान लेना। तो 1 मोल का मतलब इसका 16 ग्राम है। और बेटा 16 ग्राम में कार्बन के कितने ग्राम? अरे बोलो यार, 16 ग्राम में कार्बन के कितने ग्राम? तो तुम बोलोगे सर 16 में 12 ग्राम कार्बन का। तो प्रतिशत कार्बन हो जाएगा कार्बन का भार बटे कुल भार, जो कि 16 है, इंटू 100। इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 75% आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 3/4। इसकी बात करें, यहां पे ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 है सर, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्या किया? मोलर भार ले लिया। ई बाबू का क्या ले लिया? ई बालक का मोलर भार ले लिया, बचवा का मोलर भार ले लिया। तो ये मोलर भार लेने के बाद बचवा बोलेगा परसेंटेज, अरे क्या हो गया, परसेंटेज ऑक्सीजन कितना आएगा सर? परसेंटेज ऑक्सीजन कितना आएगा सर? तो W ऑक्सीजन बटे 44 इंटू 100। अब ऑक्सीजन का भार यहाँ पे कितना है सर? तो 2 ऑक्सीजन का भार 32 हो गया, कुल भार 44 है, 1 मोल ले लिया है सर, इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो आंसर देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। देख लेते हैं भैया कितना आंसर आवेगा। तो ये आया 32/44 इंटू 100, ये आया 72.72%। 727272 चलता रहेगा। फिर तीसरे वाले सवाल की बात करें, तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना तुम, भार प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। तीसरे वाले सवाल की बात करते हैं तो तुम सीधा बोलोगे अच्छा परसेंटेज पोटेशियम का भार 39 बटे कुल भार 39 प्लस 1 नाइट्रोजन का मतलब 14 प्लस 3 ऑक्सीजन का मतलब कितना होता है सर? 48। इन दोनों को जोड़ा तो 62 आ गया। 62 में 40 जोड़ देते तो 102 आता। 39 जोड़ा है तो 101 आएगा। इंटू 100 भी करते हैं सर, तो ये 39 बटे 101 इंटू 100 आ गया। अब ये लगभग कितना परसेंट होगा सर? तो लगभग 38% होना चाहिए। कैलकुलेटर देवता, 39 बटे 101, मैंने बोला ना लगभग 38% ही होगा। तो ये कितना आ गया? 38.6%। सिंपल। अब तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो तुम आज तक जितने कंपाउंड जानते हो सब में अपने मर्जी से कुछ ना कुछ लो और निकाल के देखो ना परसेंटेज। यार सवालों की कमी थोड़ी है, सवालों की कमी नहीं होनी चाहिए जिंदगी में कभी। चलो आगे आते हैं सर नेक्स्ट। अब आगे नियम कानून सुने कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है। इस नियम को अपनी कॉपी में जरूर लिखना। ये वाला आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके कॉपी कर ले। आगे बढ़ते हैं, हम नियम कानून देखते हैं कि नियम कानून क्या है सर। ये बहुत जरूरी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पेरिकल फॉर्मूला ज्ञात करने के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं फिर फॉर्मूला आपको बता दूंगा कि कैसे कब क्या करना है अपने को, कैसे कब और क्या करना है अपने को। ठीक है सर, चलो तो देखते हैं। सबसे पहला नियम नंबर 1 कि एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों का भार प्रतिशत ज्ञात करें। अगर आपको दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो पता करें कहीं से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में छुपा करके दे रखा होगा। और प्रतिशत भार ज्ञात करना है, भार प्रतिशत हमें ज्ञात करना होता है। क्लियर है? उसके बाद क्या है, प्रत्येक तत्व के भार प्रतिशत को या प्रतिशत भार को इसके परमाणु भार से भाग दें। क्या करें? भाग करें, जिससे मोल ज्ञात करते हैं वैसे ही, है ना, जैसे मोल ज्ञात करते हो वैसे ही ये काम करो। मतलब मान लो जैसे एक एग्जांपल है, मैंने बोला ये कार्बन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, कार्बन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है जिसमें कार्बन का प्रतिशत 18 है, 18%, और बाकी बच गया किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा 82%। अरे हाँ ना बोल,
कार्बन का 18%, बाकी बच गया किसका, ऑक्सीजन का। ये भी दिमाग में रखना है सर, कुल मिला के 100% होता है भार। तो परसेंटेज निकल गया, परसेंटेज निकलने के बाद इसको इसके मोल्स निकाल दो, यही को इसी को ग्राम मान लो, इसी को इसका वजन मान लो, और भैया इनके मोल निकाल दो 32। ये काम करना है दूसरे स्टेप में, एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाऊंगा, अभी बिल्कुल घबराइएगा नहीं, घबराने का नहीं सर। फिर उसके बाद पद 2, उसके बाद आखिरी में क्या करते हैं, पद 2 में प्राप्त न्यूनतम संख्या, जब हम मोल निकालेंगे ना तो मोल की न्यूनतम संख्या को सभी संख्याओं से भाग दें, इसकी नजदीकी, इसको नजदीकी पूर्णांक में बदले, नजदीकी पूर्णांक में बदले, है ना, नजदीकी पूर्णांक में बदलें, और आपके पास तैयार हो जाएगा बनके इंपेरिकल फॉर्मूला। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको जो चीज मिलेगी उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या कहते हैं सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला। फिर इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम बदल देंगे किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। कैसे, तो देखो, सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से सर। दो बातें, सबसे पहला सूत्र जो हमें दिमाग में रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ना वो किसके बराबर होता है सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला और कोई एन, एम्पेरिकल फॉर्मूला और इसके साथ में कोई एन। ये पहला सूत्र है इस कॉन्सेप्ट में जो हमें दिमाग में रखना है। ये तो तरीका बताया, इस पे सवाल करेंगे सब, अभी आपको चमकेगा, एकदम एकदम चमकेगा। बोलोगे अरे सर इतना आसान होता था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरा फॉर्मूला होगा कि भैया ये एन ज्ञात कैसे करेंगे, इस एन को प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो एन को प्राप्त करने का तरीका है, एन को प्राप्त करने का तरीका है, एन बराबर होता है एम एफ मास या एम एफ द्रव्यमान, आपके लिए द्रव्यमान लिख देते हैं, एम एफ द्रव्यमान बटे ई एफ द्रव्यमान, एम एफ द्रव्यमान बटे ई एफ द्रव्यमान। इसका क्या मतलब है सर, ई का है, ई का बला है, तो इसका सिंपल सा मतलब है सर, ये n नंबर ऑफ मोल नहीं है, प्लीज इसको नंबर ऑफ मोल ना समझें, ये n जो है, ये n जो है वो ये वाला n है सर, कृपया इसको नंबर ऑफ मोल ना समझे। ये n और ये n एक चीज है सर, नंबर ऑफ मोल नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये एमएफ द्रव्यमान क्या है, ईएफ द्रव्यमान क्या है सर, तो एमएफ द्रव्यमान का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द्रव्यमान, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आपको भार पता होना चाहिए। और ईएफ का मतलब अब आपको चमक गया होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला द्रव्यमान, एम्पेरिकल फॉर्मूला द्रव्यमान। इस फॉर्मूले से आपको क्या पता लग जाएगा, एन का मान, और एन का मान जैसे ही पता लगा वैसे ही हम तुरंत n निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला में चिपकाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस सभी चीज को सत्यापित करने के लिए एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। आप इसको कॉपी कर लें, फिर हम उस एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको कॉपी कर रहे होंगे, नोट्स अच्छे से बनाते चले। आप कॉपी करें, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आपकी क्लासेस अभी जोर शोर से चल रही होंगी, मुझे पता है कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि इतनी क्लास, इतनी लंबी क्लास। तो बेटा जीवन में तरक्की तभी होती है ना जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। इस बात को याद रखना, कंफर्ट, जहां तुम्हें आराम मिल रहा है ना, समझ लो वहां तुम तरक्की कर ही नहीं सकते। तुम्हें अगर किसी जगह पे ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे बहुत आराम मिल रहा है, बड़े आराम की नौकरी है, तो वहां पे आदमी कभी तरक्की नहीं करता है सर, वहां पे आदमी कभी तरक्की नहीं करता है। इसी के लिए तो अच्छे अच्छे लोग सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरी की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तरक्की का मौका बहुत कम मिलता है वहां पे। हाँ भाई, आगे आते हैं। एक यौगिक जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, किससे बना है सर, कार्बन और हाइड्रोजन से, जिसमें हाइड्रोजन का भार प्रतिशत 14.28% है। कितना है सर, 14.28%, और कार्बन 85.72% पाया जाता है। आपको बताना है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है और आपको बताना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। दे रखा है कि यदि यौगिक का वाष्प घनत्व इतना है। अब देखो यहीं पे खेलते हैं, वाष्प घनत्व दे रखा है। एसएम सर ने बताया था कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो वेपर डेंसिटी बटे, सॉरी, वाष्प घनत्व जो है ना, वाष्प घनत्व जो है वो मॉलिक्यूलर मास बटे 2 होता है। तो अगर कभी भी वाष्प घनत्व दे रखा है
और मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो एम एम, या यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हम इसको बोल रहे हैं, तो याद रखेंगे सर एम एफ एम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या एम एफ मास किसके बराबर होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो ये 2 इंटू 21 दैट इज 42 ग्राम हो गया। तो पहली चीज तो हमें पता चल गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें पता लग गया। अब हमें बाकी काम करना है, किस तरीके से करते हैं देखें सर। सबसे पहले ऐसे सवाल को करने के लिए बना लो एक टेबल। याद रखना ये टेबल वाली तकनीक बहुत ही सहायक होती है, इसी के लिए मैं आपको बोलता हूं टेबल बना लो, सब कुछ सामने दिखेगा। एक टेबल बना लो, टेबल में जितने भी तत्व दे रखे हैं उतनी बार इसको विभाजित कर लो। जैसे हमारे पास अभी 2 तत्व हैं यौगिक में, तो 3 हिस्सों में बांट लिया। किस में बांट लिया, 3 हिस्सों में बांट लिया सर। सबसे पहले हिस्से में फिर इसको ऐसे बांट दिया, यहां पे लिखो तत्व, यहां पे लिख दिया तत्व। कौन कौन सा तत्व है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, बस और तो कुछ है नहीं, कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर अगले हिस्से में लिखो इनका भार, उसके अगले हिस्से में लिखो मोल, और उससे अगले हिस्से में लिखो सरल अनुपात। क्या बोला मैंने, उसके अगले हिस्से में सरल अनुपात। बस इन 4 डब्बों में तुम्हारा खेल खत्म, बस इन 4 डब्बों में ही तुम्हारा खेल समाप्त हो जाएगा, बस इन 4 डब्बों में ही तुम्हारा खेल समाप्त हो जाएगा। सर ध्यान से देखिएगा, चैन से देखिए। हाँ भैया, कार्बन का भार कितना है, तो कभी भी ऐसा सवाल दिया हो तो आप क्या करेंगे, यौगिक का कुल द्रव्यमान अगर प्रतिशत में दे रखा है तो यौगिक का कुल द्रव्यमान हमेशा 100 ग्राम मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 100 ग्राम। 100 ग्राम मानते ही प्रतिशत जो है वो किस में बदल जाएगा, ग्राम में, मान में बदल जाएगा सीधा। अरे 100 ग्राम का 14% 14 होगा, 100 ग्राम का 80% 80 होगा, तो सीधा ग्राम में बदल दिया, तो 100 ग्राम मान लिया, ठीक है। अगर नहीं दे रखा, अगर दे रखा भैया इतना ग्राम है तो उतने ग्राम के हिसाब से करेंगे, पर हमने 100 ग्राम मान लिया, और 100 ग्राम का 14.828%, मतलब कार्बन। अच्छा कार्बन कितना है सर, अब ध्यान से देखना, सही चीज को सही जगह लिखना, टेबल भरना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो 85.72 प्रतिशत था, 100 ग्राम मानने की वजह से भार हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया सर, 14.28। ठीक है सर, अब मोल निकालना है। मोल निकालने का तरीका क्या रॉकेट साइंस लगाएंगे, नहीं सर, दिया गया भार बटे मोलर भार, और ये परमाणु के मोल निकाल रहे हैं तो परमाणविक भार लेंगे, आणविक भार नहीं लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 85.72 बटे 12, और ये कितना हो जाएगा सर, 14.28 बटे 1। तो आप बोलोगे सर ये 14.28 आ गया, और ये कितना आ गया, 85/12। 85/12 ऐसा गड़बड़ सा लग रहा है, ठीक है सर, 85/12 तो नहीं है, पर 86/12 होता है ना 6, तो लगभग इसको 6 के बराबर लिख सकता हूं क्या, इसको लगभग 6 के बराबर लिख सकता हूं क्या। अरे हाँ ना बोल मेरे भाई, क्या इसको लगभग 6 के बराबर लिख सकते हैं, यस और नो। 12 छक्के कितना होता है सर, बोलो ना, 12 छक्के कितना होता है, इतना होता है क्या, नहीं सर, 12 सत्ते इतना होता है। अब थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करो, 86 होता ही नहीं है सर, 12 के पहाड़ा में 86 कब से आने लगा भाई, हैं तुम लोग कुछ भी बोल दोगे। हाँ फिर से लिख देते हैं सर सब कुछ, ये इतना, तो ये कितना आएगा सर, 84 आता है, कितने बार में, 7 बार में, तो ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 या 2 जो भी आएगा लगभग निकालना होता है, एग्जैक्ट नहीं। अब इसका सरलतम अनुपात, सर ने क्या बोला था कि जो सबसे छोटी संख्या उसको सबसे डिवाइड कर दो, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो लगभग 2 आ गया, ये हो गया सरलतम अनुपात, खेल खत्म। सरलतम अनुपात लेना, इसमें दिल पे नहीं लेना कि अरे सर हमने तो राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ करना ही होगा। कार्बन 7.123 तो नहीं हो सकता ना, तो राउंड ऑफ करना होगा, ये चीज राउंड ऑफ करके ही आती है सर। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, यहां बड़का गो कार्बन लिखा, यहां बड़का गो हाइड्रोजन लिखा, कार्बन के आगे सरलतम संख्या 1 आई तो इसके नीचे 1 लगा दिया, हाइड्रोजन के आगे सरलतम संख्या 2 आई तो इसके नीचे 2 लगा दिया। अब हम बोलेंगे कि सर यही है अपना इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया, CH2। अब इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 हुआ तो हम बोलेंगे सर इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी तो आ जाएगा, कितना, कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन 14 ग्राम, कितना आ जाएगा सर, 14 ग्राम। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया,
अब हम बोलेंगे कि ठीक है सर, अपना काम हो गया, छोटका n निकल जाएगा, छोटका n निकल जाएगा, जो कि नंबर ऑफ मोल नहीं है, जो है कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करके आपको ओरिजिनल कंपाउंड मिलेगा। तो छोटका n किसके बराबर होता है सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटे इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और इसका मान कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 42, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 14, टोटल कितना आ गया सर? टोटल कितना आ गया सर? ये आ गया 3। तो 3 मोल नहीं है, ये 3 है। इसका मतलब यह है कि इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगाने के लिए इंपेरिकल फॉर्मूले के नीचे n लगाना पड़ता है, CH2 के नीचे यहां 3 लगाना पड़ेगा। तो हमारा मॉलिक्यूल है C3H6। एक बार बाहर निकाल के चेक कर ले, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो 42 ग्राम ही आएगा सर, 42 ग्राम ही आएगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप एक काम करना, आप C4H8 में कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करना, आप C5H10 में कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करना। आप देखेंगे जिसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है उसमें प्रतिशत सेम आता है। इसी के लिए हमें इस पद की जरूरत होती है, मोलर मास की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की जरूरत होती है, क्योंकि इन सभी का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आएगा सर, सेम प्रतिशत होंगे कार्बन के। तो ये सवाल समझ में आया? कभी भी इंपेरिकल फॉर्मूला का सवाल हो तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल बना के तत्व लिख लेंगे, फिर उनके भार लिख लेंगे 100 ग्राम मानते हुए, सभी के मोल निकालेंगे, मोल में जो सबसे सरलतम होगा उससे सबको डिवाइड करके एक सरल संख्या निकाल लेंगे, सरल पूर्णांक निकाल लेंगे। इस पूर्णांक को अपने अपने तत्व के आगे चिपकाया, इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास करके n निकालेंगे, n को नीचे चिपकाएंगे, हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। आगे चलते हैं सर, अगला टॉपिक जो है हमारा पास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। अब मैं बोलूं तो इस टॉपिक में वैसे तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता सर, ये कोई कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक वैसा नहीं है, पर इस पे सवाल बड़े तगड़े तगड़े आते हैं, सवाल इस पे एक से एक जोरदार मिलेंगे आपको। ये टॉपिक ऐसे तो पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद होता है, पर कुछ ही बातें मैं आपको जो बता दूं वो ध्यान से सुनिएगा। हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं, मतलब तापन प्रभाव की हम बात करेंगे, और तापन प्रभाव की हम बात करेंगे किसकी? कार्बोनेट्स की। किसके तापन प्रभाव की बात करेंगे? कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट की बात करें तो तापन प्रभाव में अगर हम बात करें तो याद रखना, लिथियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम और बेरियम कार्बोनेट, ये ऐसे कार्बोनेट हैं जो गर्म करने पर CO2 और अपने अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं सर। मतलब ये विघटित हो जाते हैं, ये विघटित हो जाते हैं। लेकिन वहीं ग्रुप 1 के कार्बन, मतलब ये क्षार धातु कार्बोनेट है। ये क्या है सर? क्षार धातु कार्बोनेट। क्षार धातु कार्बोनेट वियोजित नहीं होते, इनको हीट करने पर नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये बात मिश्रण से रिलेटेड प्रश्न में कई बारी आएगी, और मिश्रण से रिलेटेड प्रश्न सिंपल रिएक्शंस के होते हैं, अलग अलग तरह की रिएक्शन दी जाएगी और उन पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। और भी कुछ होता है, कभी आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो कोई सा भी हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हो तो याद रखना, हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी धातु का हो, MHCO3, इसको गर्म करने पर ये क्या बना के देता है सर? ये आपको कार्बोनेट बना के देगा, प्लस CO2 बना के देगा, प्लस H2O बना के देगा। इसको याद रखना, ये ऐसा ही होता है। अभिक्रिया अभी संतुलित करूं तो यहां 2 लगा दूंगा तो संतुलित हो गई। ये 2 बातें ध्यान में रखनी है, इनके कार्बोनेट कोई अभिक्रिया नहीं करते। क्षार धातु में एक क्षार धातु के अलावा एक क्षार धातु एक्सेप्शन होता है, जो विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके साथ सर? मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाने के कारण लिथियम भी इसी ग्रुप में, इस वाले अभिक्रिया करने वाले वर्ग में आ जाता है। बाकी सभी क्षार धातु यहाँ पे हैं। चलिए आगे आते हैं, प्रश्नों के थ्रू इसको देखते हैं, क्योंकि ये सभी सवाल क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी सभी में रस समीकरण मिति है, बस अब रस समीकरण मिति लगाने का तरीका बदल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे हमने इसकी अभिक्रिया लिख रखी है ना, Na2CO3 को गर्म किया, कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन। फिर वहीं पे NaHCO3 को गर्म किया, 2 नहीं होगा, NaHCO3 को गर्म किया, सभी बाइकार्बोनेट ऐसी अभिक्रिया देंगे, मतलब कार्बोनेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ बातें जो कि ऑलरेडी पहले पेज पे लिख रखी है। आगे बढ़ते हैं सर, सवाल
सवालों के थ्रू ही इस टॉपिक को करना चाहिए। एक सवाल मैं आपको करके बताऊंगा और बाकी सवाल मैं क्या करूंगा सर, आपको घर पे करने के लिए दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी परेशान है कि सर हमें क्लास में तो थोड़े आसान सवाल कराए जा रहे हैं, डीपीपी में कठिन सवाल आ रहे हैं। क्योंकि बेटा तुम्हें तैयार किया जा रहा है यार। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि कठिन सवाल आ रहे हैं तो उनको नहीं बताया। अबे तुम्हें सिखाने के लिए, जब तुम आसान सवाल देख करके कठिन सवाल में दिमाग लगाना सीख जाओगे तब तो तुम सीखोगे ना। मैं सबसे कठिन सवाल मैं करा दूं और फिर तुम्हें होमवर्क दूं आसान सवाल, तो दिमाग चला कहां तुम्हारा। तो डीपीपी में हमेशा ही अच्छे सवाल होने ही चाहिए। मान लो मैंने ऐसा कर दिया कि बहुत आसान आसान सवाल दे दिया कि तुम्हें फील आए कि सब समझ आ रहा है, और जब एग्जाम में जाओगे तो पता चला अरे भैया टाइम टाइम फिस। तो इससे तो बढ़िया दिमाग लगाओ, सोचो यार। तुम कैसे कैसे बच्चे हो यार, घबरा जाते हो थोड़े समय, एक सवाल नहीं हुआ तो एकदम उदास हो जाते हो कि अरे जिंदगी ही खत्म हो गई। अबे जिंदगी अभी शुरू ही नहीं हुई तुम्हारी, तो ऐसे घबराते नहीं है सर। तुम्हें तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा सर, इतने आसान नहीं और कठिन दो। और वैसे मैं अब सोच रहा हूं ना कि मैं क्या करूंगा कि जो भी टॉपिक अपन ने पढ़ा हफ्ते में एक क्लास उसमें ऐसा रखूंगा जिसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज 8-10 पीवाईक्यूज अच्छे अच्छे और 8-10 अच्छे अच्छे सवाल, ऐसे 10-15 सवाल का एक लेक्चर और बना के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस कार्य पर मैं अभी सोच विचार कर रहा हूं, इस पे बहुत जल्दी अमल भी किया जाएगा। अगर आप चाहते हो ऐसा किया जाए तो कमेंट जरूर पढ़ना, कमेंट जरूर करना। मैं पढ़ता हूं कमेंट कभी कभार, ऐसे पढ़ ही लेता हूं। हाँ, तो रेत क्या होता है सर? रेत होता है SiO2। कभी भी इस प्रकार के सवाल को, मिश्रण के सवाल को अलग अलग तरीके से मतलब क्या किया जाता है, सुनते जाइएगा। आपके पास क्या है सर? कैल्शियम कार्बोनेट और एक बक्सा है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और SiO2 दोनों का मिक्सचर है। कैल्शियम कार्बोनेट भी है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी है, दोनों मौजूद हैं सर। दोनों को मिला के वजन दे दिया 4 ग्राम। अब किसका वजन कितना ये मुझे नहीं पता, यही तो मिश्रण का सवाल है कि तुम बता के दो कितना, किसका प्रतिशत। तो भैया मैंने बोला हमेशा एक को x ग्राम मान लेंगे तो दूसरा अपने आप कुल में से x कम हो जाएगा। और फिर हम आके कहां फंस गए सर? फिर हम आके फंस गए कि एक वेरिएबल हमने अपने माथे पे ले लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इक्वेशन तो मिल ही जाएगी। देखते हैं कैसे करेंगे। आगे प्रश्न कह रहा है कि इसके मिक्सचर को HCl के आधिक्य में क्रिया कराने पर इतना ग्राम CO2 प्राप्त होता है, तो मिश्रण में इसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब SiO2 रेत आपको पता है सर, रेत क्रियाशील नहीं होती। तो रेत की अभिक्रिया अगर HCl के साथ कराए तो यहां पे कोनो अभिक्रिया नाही, नो रिएक्शन। वहीं आप क्या करेंगे? ई का खुल गया, गूगलवा का काम नहीं है अभी यहाँ पे। हाँ, आप क्या करेंगे सर? ऐसी अभिक्रियाओं में जितने भी कण दे रखे हैं, जितने भी मिश्रण में पदार्थ दे रखे हैं, सबकी अभिक्रिया अलग अलग कराना, एक साथ मत कराना बेटा। एक साथ अगर इसकी और CaCO3 को लिख के अभिक्रिया कराओ, पागल हो जाओगे, कभी नहीं बना पाओगे। तो पहली अभिक्रिया ये होनी चाहिए थी, कोई हुई ही नहीं अभिक्रिया। दूसरा पदार्थ हमारे पास था इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्रिया करेगा HCl के साथ और क्या बनाएगा? अब कुछ अभिक्रियाएं आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप ड्रॉपर बैच में हो तो मैं मानता हूं कि यह अभिक्रिया आपको पता होगी। ये बना के देगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अभिक्रिया अगर संतुलित करूं तो यहां 2 लगाऊंगा। कैल्शियम संतुलित है, H2O भी संतुलित है, पूरी अभिक्रिया हो गई संतुलित। ठीक है सर, संतुलित करना बहुत जरूरी है। अब इसका हमको, अब तुम बताओ CO2 कहां से बन रहा है? तो आप देख के बोलोगे सर CO2 यहां से बन रहा है, मतलब रस समीकरण मिति इसी अभिक्रिया पे लगानी है। और X चमक रहा है कि X कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा सर। ठीक है, W दे रखा है, कितना दे रखा है इसका W? तो आप बोलोगे सर इसका W X ग्राम, कैसे दिया? नहीं हमने माना था। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर X/100। ठीक है सर, अगर इसके X/100 मोल है तो बेटा CO2 के कितने मोल बनेंगे? अरे बोलो यार, CO2 के कितने मोल बनेंगे? तो आप बोलोगे सर CO2 के भी X/100 मोल बन जाएंगे रस समीकरण नीति के हिसाब से। और X/100 मोल CO2 का भार कितना होगा? यहां से W निकाला तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर भार जो कि 44 होता है। तो आप बोलोगे सर इसका भार हमारे हिसाब से 44X/100 होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटा तुम्हारे हिसाब से कितना मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से जो भार आया ना वो 0.88 ग्राम आया। मतलब दिख गया आपको कंपैरिजन कैसे करेंगे?
CO2 का भार यहां से निकाला और उठा के इसके बराबर लिख दिया। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि 44x/100 किसके बराबर होगा, 0.88 के। इसको इधर भेज दिया तो पॉइंट हट गया यहां से, तो मैं लिखूंगा x जो है वो किसके बराबर है, 2 के। इसका मतलब मिश्रण में ये 2 ग्राम था और ये भी 2 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि x में से 4 में से x कम करेंगे तो ये भी 2 ग्राम, ये भी 2 ग्राम। आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे 50%। दोनों बराबर मात्रा में तो 50-50%। फिर से बोलता हूं क्या किया सर, दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखा, दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखा और उसके बाद इसको हल किया। समझ में आई क्या बात। ऐसे ही सवाल एक और, ये वाला ऐसा ही एक और सवाल, Na2CO3 और NaHCO3 के 20 ग्राम मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर द्रव्यमान में इतने ग्राम की कमी आती है। मिश्रण में Na2CO3 का भार ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल आपके लिए, आपके पाले में। देखो टेम्परेचर मेंशन कर दिया है तो ध्यान रख लेना कि इस पे पानी किस अवस्था में होगा, पानी भी गैसीय अवस्था में होगा। और भार में कमी कैसे आएगी, तो जो भी गैस है वो उड़ जाएगी तो भार में कमी आ जाएगी। याद रखना ये तापीय विघटन करता नहीं है, ये तापीय विघटन करेगा, तो ये ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। सर इस सवाल को भी आप करने की कोशिश करें, ये आपका होमवर्क प्रश्न है, होमवर्क प्रश्न को जरूर किया करें। अच्छे सवाल दिए जाते हैं कि आप अच्छे से सोचें। अरे हाँ ना बोल मेरे भाई, हाँ ना बोल मेरे भाई। अब हम आते हैं आज की क्लास के आखिरी टॉपिक पे, अब हम आते हैं आज की क्लास के आखिरी टॉपिक पे। आज के क्लास का आखिरी टॉपिक है हमारा परमाणु संरक्षण का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी मीडियम के बच्चे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। सीबीएसई बोर्ड वाले इसको प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कहते हैं। और एसएम सर की मानो तो इतना बड़ा नाम ना लेकर के केवल हम इसको POAC कहेंगे। क्या कहेंगे सर, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है सर। तो जैसे ही मैंने कहा कि ये एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है तो 2 बातें पक्की हो गई। बेटा ब्रह्मास्त्र एक ऐसा औजार है जिसको हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहली बात। इसको हर जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको बहुत सोच समझ के और ऐसी जगह ही इस्तेमाल करेंगे जहां इसकी आवश्यकता हो। मतलब मक्खी को मारने के लिए तुम ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल या तलवार, वो बंदर और तलवार वाली कहानी सुनी होगी ना, बोलो हाँ या ना। एक आदमी था, मतलब एक राजा था, वो बहुत परेशान था अपने सैनिकों से, तो उसने क्या किया, और उसको बहुत पैसे खर्च करने पड़ रहे थे सैनिकों पे, तो उसने पैसे बचाने के लिए क्या किया, एक बंदर रख लिया। बोला यही सैनिक अब मेरा रहेगा। अब क्या हुआ कि राजा के आगे मक्खी मक्खी बन बना रही थी, बंदर भाई ने तलवार निकाला और ले मक्खी के साथ राजा को भी साफ कर दिया, राजा का भी सलाद बना दिया। तो बस, तो ऐसी गलती नहीं करनी है सर। ऐसी चीजों को हर जगह, हर चीज पे तलवार नहीं चलानी है। ये उसी तरीके से तलवार है सर। कहाँ यूज करना है, कब क्या करना है, वो तो एसएम सर आपको बताएंगे ही। तो ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें पीओसी को तो सुनते जाए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के कुल परमाणु किसी अभिक्रिया के दौरान, आप पहले हेडिंग लिख लेंगे, संरक्षित रहते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, यहां से लेकर के यहां तक। मतलब अगर पीओएसी लगाना है, इसका मतलब यह है कि मान लो मैंने कार्बन एटम के 5 मोल से अभिक्रिया शुरुआत की और अंत तक पहुंच गए, तो कार्बन एटम के 5 मोल पहले भी थे, 5 मोल अंत में भी रहेंगे। मतलब पीओएसी रासायनिक अभिक्रियाओं में लगती है। किसमें लगती है सर, रासायनिक अभिक्रियाओं में ये काम करता है। न्यूक्लियर अभिक्रिया पे कभी पीओसी मत लगाना, क्योंकि एटम ही बदल जाता है सर। यूरेनियम के साथ शुरू किया और एटम ही बदल गया, धोखा ही धोखा, थोरियम मिल गया, बर्बाद हो गए तुम तो न्यूक्लियर अभिक्रिया पे इसको ना लगाएं। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस है। डाल्टन भैया ने एक बार हमको बोला था कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसी नियम पे चलते हैं। ना बनेगा ना टूटेगा, तो जितना था उतना ही रहेगा। खत्म है बात सर। देखते हैं, तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया। दूसरा पॉइंट, परमाणु के मोल की संख्या, परमाणु के मोल या संख्या, ये या है, या तो मोल ले लो या संख्या ले लो, ये बराबर होगा परमाणु के मोल की मोल या संख्या। कहां पे सर, तो पहली बार मैं यहां पे लिख रहा हूं अभिकारक में, अभिकारक में जितने मोल लिए थे
उतने ही मोल आपको उत्पाद में या उतने ही संख्या आपको उत्पाद में मिलेगा। मतलब दोनों जगह ये बराबर होंगे सर, बदलेंगे नहीं, दोनों अभिकारक में जितने उतने उत्पाद में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यह सिद्धांत तब फलदायक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं कर पाते या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम रासायनिक अभिक्रिया को लिख भी नहीं सकते सर, इतने विचलित हो जाते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया लिख भी नहीं पाएंगे सर। मतलब हमें पता ही नहीं है, 15-20 स्टेप हुए, 15-20 सीक्वेंशियल अभिक्रिया हुई और अंत पे उत्पाद मिला, तो क्यों लिखने जाएंगे हम। अगर मान लो हम अगर केमिकल इंजीनियरिंग करें या ऐसी चीजों में जाएं तो लिखना भी पड़े, केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो करना भी पड़े, लेकिन अभी क्यों करेंगे सर, इतने सारे तो हमें करने ही नहीं है। क्लियर है, चमका, ठीक है सर। आगे नोट, पीओएसी उसी तत्व, क्या किसी पे भी पीओएसी लगाएंगे, नहीं सर, पीओएसी लगाने के लिए एक प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है, एक पूर्वानुमान है, एक बात हम पहले से मान के चलेंगे कि पीओएसी उसी तत्व पर लगाई जा सकती है जो अभिक्रिया के दौरान किसी स्रोत से ना ही जोड़ा गया हो ना ही उत्पाद से निकाला गया हो। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे चाय बना रहे हैं, दूध डाला, बीच में चीनी और दूध गर्म हो रहा है, बीच में एक गिलास दूध निकाल के किसी को दे दिया, ऐसा नहीं भैया, जितना डाल दिया उतना ही रहना चाहिए, ना तो बाहर निकलेगा ना और बाद में डलेगा। एक बार जो चीज कर दी सर। और अर्थात जो पूर्ण रूप से उत्पाद बना रहा हो, और उत्पाद भी ऐसा नहीं कि अभिकारक है, थोड़ा सा उत्पाद बन रहा है बाकी नहीं बन रहा, नहीं ऐसा भी नहीं चलेगा सर, पूर्ण रूप से उत्पाद बनना चाहिए, पूर्ण रूप से उत्पाद बनना चाहिए सर। तो ये कुछ नियम वाली पीओएसी में हमने क्या सुना, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि समअप क्या है पीओएसी का। पीओएसी हम वहीं पे लगाएंगे जहां पे एक अभिकारक में मौजूद एक तत्व, किसी तत्व पे पीओएसी लगाया जाता है, उस तत्व के मोल उत्पाद की तरफ और अभिकारक की तरफ बराबर रहेंगे। यह मानते हुए हम पीओएसी लगाते हैं कि ना तो वह तत्व जोड़ा गया है ना वह तत्व निकाला गया है, इस बात का ध्यान रखा जाता है सर। आगे आते, मतलब किसी पे भी पीओएसी नहीं लगा सकते, या फिर मैं कहूं कि एक ऐसे तत्व पे आप पीओएसी लगा सकते हो इसको पूर्ण रूप से परिवर्तित करके दूसरा तत्व बना दिया गया है। फिर से रिपीट करता हूं, पूर्ण रूप से परिवर्तित करके दूसरा तत्व नहीं, दूसरा यौगिक, या मान लो कार्बन यहां पे कार्बन के रूप में था, इसको पूरे सभी के सभी कार्बन को बदल के मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया, तो यहां पे पीओएसी लग सकती है। आगे आते हैं नेक्स्ट, ये आपने कॉपी कर लिया होगा सर। एक सवाल और नोट क्या है, जो पहले था मेरे हिसाब से, है ना, तो नोट को हम कर देते हैं टाटा बाय बाय, नोट को तो हम कर देते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि नोट ऑलरेडी हमने लिख रखा है। फिर से आ गया, हाँ, सवाल पढ़े आप, सवाल को कैसे करेंगे उसको बताता हूं मैं, सवाल को करने का तरीका क्या, सवाल को करने का तरीका क्या होगा, देखते हैं सर। सवाल कह रहा है कि KH3C2O4 होल ट्वाइस डॉट 2H2O, अरे 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 इतना बड़ा 2H2O है ना, ये H2O है सर, H2O3 नहीं। ये एक आपके पास क्या है सर, ये एक अभी वेट, हाँ, ये अपने पास एक अभिकारक है। अभिकारक क्या है सर, KH3C2O4 होल ट्वाइस डॉट 2H2O। इसका वजन दे रखा है हमें, इसका भार दे रखा है हमें कितना, कि भैया इसका भार 635 ग्राम है। ठीक है सर, इससे हमने क्या बनाया कि नमूने को क्रमागत अभिक्रिया द्वारा CO2 में बदला गया। अब कई सारे अभिक्रिया को से इसको हमने CO2 में परिवर्तित कर दिया। कह ये रहा है कि यदि सभी कार्बन CO2 बनाते हैं तो प्राप्त CO2 का भार ज्ञात कीजिए। अब तुम क्रमागत अभिक्रिया लिख सकते हो क्या सर, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो क्या करोगे, तो अपने मयान से ब्रह्मास्त्र निकालोगे और उसको यहां पे छोड़ दोगे। कैसे, देखो पीओएसी क्या कहता है, पीओएसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तत्व के मोल कहां पे सर, अभिकारक के साइड बराबर होंगे उत्पाद के साइड। कौन से तत्व के, जिस पर पीओएसी लगा रहे हैं, पहले तो ये निर्धारित करो कि किस पर लगा रहे हैं,
यहां पे हम कार्बन पे पीओएसी लगा रहे हैं सर। तो एक बारी टोटल द्रव्यमान जोड़ लेते हैं, इसका द्रव्यमान इसका टोटल जोड़ लेते हैं, इधर लेकर के आते हैं। यह द्रव्यमान कितना होगा, तो पोटासियम 39 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया है ना। फिर कार्बन 4 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 हो गया, तो कार्बन 4 मतलब 48 प्लस 48। ऑक्सीजन 8 है तो प्लस 8 इंटू 16, ये 218 हो गया सर, यहां तक 218 हो गया। और प्लस 2 H2O, 2 H2O का मतलब है 36, 2 H2O का मतलब 36, तो ये टोटल कितना हो गया 254 ग्राम। तो अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से देखिएगा सर, अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स, और इतने बड़े कंपाउंड को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बराबर हो जाएगा दिया गया भार बटे मोलर भार, जो कि है 254। एक बार निकाल लेते हैं, 635 बटे 254 कितना आ रहा है, अनुपात में भी आ सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। 635 बटे 254, आजकल तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, पर ये तो बहुत ही सिंपल सी वैल्यू आ गई। ये कितने मोल आ गए सर, ये आ गया 2.5 मोल। मतलब इस यौगिक के मेरे पास 2.5 मोल थे, पर यौगिक से तो लेना देना ही नहीं है, यौगिक से नहीं, हमें कार्बन पे लगाना है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे पर कार्बन एटम के, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स इस यौगिक में कार्बन एटम के कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर कार्बन एटम के मोल, कार्बन एटम के मोल तो यहां पे कितने हो जाएंगे सर, फटाफट बताइएगा। तो 2 दूनी 4, एटॉमिसिटी 4 है, तो 4 इंटू 2.5 मोल, मतलब कि कार्बन एटम का 10 मोल होगा। अरे भैया कार्बन एटम का कितना मोल, तो आप बोलोगे कार्बन एटम का 10 मोल, 10 मोल, 10 मोल, चमका 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 बोलो, हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, सही है क्या, हाँ सर। अब आते हैं, अच्छा सर कार्बन एटम के 10 मोल है, कार्बन एटम के 10 मोल हैं, यहां पे CO2 में कैसे करेंगे, तो यहां पे लिख लो भैया, सारा का सारा कार्बन यहां आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम जो है ये हो जाएगा 10 मोल। अब यहां पे एक काम करेंगे जिसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, तो बचपन में तुमने बहुत किया होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब, या चाइना वाले बहुत करते हैं, जैसे मान लो एप्पल ने आईफोन बनाया, चाइना वाले क्या करेंगे, एप्पल लिया, आईफोन लिया, उसको खोलेंगे, उसको क्या करेंगे, खोलेंगे, देखेंगे अच्छा इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, उसको ऐसे जोड़ा, वैसे ही करके एक नया आईफोन बना लेंगे, और उस आईफोन का दाम रख देंगे, उसका नाम ऐसे रख देंगे आईफोन, नाम क्या रख देंगे आईफोन, और उसको बेच देंगे 20,000 में। तुम लेके घूमोगे आईफोन 13 मैक्स प्रो 20,000 का, समझ गए, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग की घटना अभी तुम्हें एक जगह देखने को मिलेगी, कुछ दिनों बाद ये सामने आएगा। ओहो, इधर मिटाया था, ये तो छुप छुप के बाहर निकल रहा है। जैसे अभी तुमने देखा अफगानिस्तान से यूएसए की फोर्सेस चली गई, अफगानिस्तान से यूएसए की, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस चली गई, तो उन्होंने अपने हथियार, वो राकेट टुकेट सब वहीं छोड़ दिया। अब चाइना वाले बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अफगानिस्तान में, पता है क्यों, चाइना वाले क्या करेंगे, उनके हेलीकॉप्टर वगैरह को देखेंगे और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग चालू कर देंगे। खतरनाक टेक्नोलॉजी है ना भाई, तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग चालू करके फिर खुद बनाएंगे भी और सस्ते दामों पे बेचेंगे भी। और पाकिस्तान है ही खरीदने के लिए, क्योंकि उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मोदी चाचा कभी भी अटैक कर सकते हैं। काम ही ऐसी, हरकतें ऐसी है, डरना भी चाहिए। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम 10 है सर। अब बेटा बताओ, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम 10 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो होगा ये बराबर होगा किसके, या ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा उल्टा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अरे यार ये तो खोलता ही जा रहा है। अच्छा थोड़ा सा और बैक कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्या कह रहा था मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C जो है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू परमाणविकता कार्बन की जो कि 1 है, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन है जो कि 10 है। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहां से आ गया क्या, कितना, 10 मोल। अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पहले हमें भार पता होता था और परमाणुओं के मोल ज्ञात करते थे, अभी हमें परमाणु का मोल पता है और हम पहले यौगिक के मोल और फिर यौगिक का भार ज्ञात कर रहे हैं। और 10 मोल CO2 का भार कितना होता है सर, तो WCO2 बराबर 44 इंटू 10 440 ग्राम। बोलो चमका या नहीं चमका, अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये था सवाल, रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा हमने इसको किया, और ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं सर, एक तरफ
इसके मोल निकाल लिए, दूसरे तरफ इसके मोल निकाल लिए, दोनों को कर दिया बराबर और बोला लो भैया जो निकालना है यहां से निकाल लो। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? तो इतना प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप इक्वेशन लिख करके बैलेंस कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि पूरी इक्वेशन हमें पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी इक्वेशन हमें पता ही नहीं है। सर बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना सर। क्या ये बात क्लियर है? यस और नो, यस और नो? ठीक है सर। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आज की क्लास में पीवाईक्यूज नहीं डाले हैं, आज की क्लास में पीवाईक्यूज नहीं डाले हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक पढ़ाया उससे अकेले पीवाईक्यूज नहीं आते, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह मिला के, गैसेस स्टेट वगैरह मिला के पीवाईक्यूज आते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि मैं इस काम पे भी लगा हुआ हूं कि आपकी एक क्लास 1 या 1.5 घंटे की हो, जिसमें हम केवल सवाल प्रैक्टिस करें और अलग सवाल, डीपीपी वाले नहीं और बाकी सवाल नहीं, अलग सवाल, अच्छे सवाल प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगता है ऐसा करना चाहिए तो जरूर इस पे कमेंट पे लिखना कि हाँ सर ये काम बिल्कुल करना चाहिए। इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। डीपीपी में आपको पीओएसी और इन सभी चीजों से रिलेटेड सवाल दिए जाएंगे। प्लीज डीपीपी को करें सर, मेहनत करोगे तभी सीखोगे। ऐसा नहीं सोच सकते कि सर कठिन सवाल खुद करा दें, कराने तो दोनों सवाल सर को ही है ना सर, डीपीपी का भी सॉल्यूशन तो मैं ही दूंगा आपको, तो कराने तो मुझे ही है सर। पर मैं चाहता हूं कि जब आपको डीपीपी में कठिन सवाल मिले तो अबे सोचो, समझो, कोशिश तो करो लड़ने की। लड़ना सीखना होगा सर जीवन में। अगर आपको बने रहना है, बड़े बड़े मुकामों को हासिल करना है, तो लड़ना सीखना होगा, जलना सीखना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हो सर। इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करता हूं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब मन लगा के पढ़ें सर।